But am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. लास्ट जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड की डिस्कशन स्टार्ट की थी। तो जैसे कि आप लोग ग्राफिकल मेथड के साथ फैमिलियर थे, तो मैंने फिर भी एक बार आपको ग्राफिकल मेथड का रिव्यू करवा दिया था और ग्राफिकल मेथड का हमने वर्किंग प्रोसीजर जो है वो डिस्कस किया था। तो मैंने एक एग्जांपल ली थी, एग्जांपल को डिस्कस किया। एग्जांपल के जरिए हम लोगों ने जो है सारा ग्राफिकल मेथड डिस्कस कर लिया। बेसिकली ग्राफिकल मेथड में हम लोग सबसे पहले जो भी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं उनको इक्वालिटी की फॉर्म में कंसिडर करके अपना स्केच करते हैं ओवर द ग्राफ, और उसके बाद फिर हम लोग जो है फिजिबल रीजन लोकेट करते हैं। देन फिजिबल रीजन की वर्टिसेस जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और उन वर्टिसेस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और अगर हमारा मैक्सिमाइजेशन का केस है तो हम लार्जेस्ट वैल्यू पिक कर लेते हैं और वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाता है। और अगर हमारा मिनिमाइजेशन का केस है तो हम स्मॉलेस्ट वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं और वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाता है। तो मैंने इसमें आगे जो ग्राफिकल मेथड में केसेस हैं उनकी डिस्कशन स्टार्ट की थी। जो मेनली केसेस हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास थ्री केसेस हैं, थ्री केसेस आ सकते हैं। वन इज अनबाउंडेड सोल्यूशन, second is infeasible solution, and the third is alternative optimal solution. तो ये तीनों केसेस हम वन बाय वन डिस्कस करने लगे हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने लिटिल बिट डिस्कस तो किया था अनबाउंडेड सोल्यूशन के बारे में, बट मैंने बताया था कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें हम अनबाउंडेड सोल्यूशन का कंसेप्ट जो है वो रिवाइज करेंगे, क्योंकि अनबाउंडेड सोल्यूशन का जो कंसेप्ट है ये एक नई चीज है जो आप लोगों को डिस्कस करने वाली है। मैंने उस दिन आप लोगों से जब एग्जाम्पल में सोल्यूशन डिस्कस किया था तो मैंने एक आपको मूविंग लाइन का कंसेप्ट बताया था कि मूविंग लाइन की हेल्प से हम लोग जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि ये हम लोगों ने फिजिबल रीजन ड्रा किया था उस लाइन में, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है दैट इज x1 प्लस 5x2। हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट इज x1 प्लस 5x2, z इज इक्वल टू x1 प्लस 5x2। अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैंने बोला था कि हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन ड्रा कर लेते हैं लाइक x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 10। तो हम लोगों ने इस लाइन को ड्रा किया, तो हमारे पास बेसिकली दो पॉइंट्स आगे से ए पॉइंट आ गया हमारे पास, हमने x2 को जीरो रख दिया तो हमारे पास आ गया 10,0, और से बी पॉइंट हमारे पास आ गया, हमने x1 को जीरो रख दिया तो हमारे पास आ गया 2, 0,2। तो यहाँ कहीं पे हमारा 0,2 पॉइंट रहेगा। मैं बिल्कुल अपना अंदाजे से ही लगा रहा हूँ, यहाँ कहीं पे हम लोगों का जो है दैट इज 10,0 पॉइंट होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई हम लाइन ड्रा कर देते हैं। से दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। तो ये हमारे पास लाइन आ गई। तो ये अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन है व्हेन z की वैल्यू जो है x1 प्लस x2 5x2 इक्वल टू 10। जैसे ही आप इसको वेरी करोगे 10 की जगह पे आप 12 ले लो तो ये लाइन जो है मूव करनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये लाइन जो है बेसिकली हमारे पास यहाँ कहीं पे इस तरह से आ जाएगी, और फिर आप लोग जो है z की वैल्यू और चेंज करो तो ये इस तरह से फिजिबल रीजन के पास से ऊपर से जाती हुई हमें मिलेगी। और जहां पे ये फिजिबल रीजन के किसी वर्टिसेस पे कट कर जाती है वही वर्टिसेस जो है वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन बन जाता है। मैं इसके लिए आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, तो वहां से आप लोगों को जो है बेसिकली आइडिया क्लियर होगा कि किस तरह से जो है अपना ये मूविंग लाइन का कंसेप्ट जो है वो वर्क करता है।
बेटा वीडियो शेयर हो गई आप लोगों से? यस सर। इसमें देखो कि सेम प्रॉब्लम मैंने ली है एक्चुअल में। एक सॉफ्टवेयर है टोरा, जिसमें हम लोग जो है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो टोरा में मैंने जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके देखा। तो इसमें बेसिकली वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि मूविंग लाइन कंसेप्ट बेसिकली है क्या। क्योंकि जब हम लोअर क्लासेस में अगर ग्राफिकल मेथड की डिस्कशन करते हैं तो वहां पे मूविंग लाइन कंसेप्ट की डिस्कशन नहीं होती। वहां पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी किया था, कि फिजिबल रीजन लोकेट करके उसकी वर्टिसेस लोकेट कर लेते हैं और उन वर्टिसेस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू चेक करते हैं। और जहां पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है तो वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन बन जाता है इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन, और स्मॉलेस्ट वैल्यू इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन। तो बट ये कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। अनबाउंडेड सोल्यूशन के कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि बेसिकली हम लोग करते क्या है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन को ड्रा करते हैं। जो हमारा z होता है उसकी हम वैल्यूज वेरी करते हैं और उसको फिजिबल रीजन के ऊपर से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे जैसे हम वैल्यूज वेरी करते हैं वो फिजिबल रीजन के ऊपर से मूव करता हुआ जा रहा होता है। और जैसे ही हमारी फिजिबल रीजन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन है फिजिबल रीजन की किसी वर्टिसेस को कट कर जाती है, जब वो आउट ऑफ द फिजिबल रीजन हो, जिस वर्टिसेस को वो कट करती है वही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाता है। लाइक इस केस में हमने वही सेम प्रॉब्लम ली। मैक्सिमम z इज इक्वल टू x1 प्लस 5x2 माइनस x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 10, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 6, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2। तो अगर हम इसको देखें अब से, ये हमारा इस तरह से चल रहा है। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन ड्रा की, तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन जो ये ब्लू कलर वाली लाइन है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली लाइन है। ये देखो ऊपर से पास करती हुई जैसे हम लोग वैल्यूज वेरी करते हैं, लाइक मैं दोबारा फिर दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। जब हम वैल्यूज को वेरी करते हैं ये जो ब्लू लाइन है ये नीचे से चली जा रही है और इस वर्टिसेस पे आके कट कर जाती है, और ये वर्टिसेस जो है यही हम लोगों का ऑप्टिमल सोल्यूशन बन जाता है। तो दिस इज द मूविंग लाइन कंसेप्ट। अब ये वेरी कैसे करती है? आप लोगों ने पहले जब ये यहाँ पे रही होगी, इस पोजीशन पे होगी, तो यहाँ पे z की वैल्यू जो राइट हैंड साइड है वो कुछ डिफरेंट रही होगी। अब यहाँ पे z की वैल्यू हमने चेंज कर दी, अब इसके ऊपर फिर z की वैल्यू चेंज करेंगे। इस तरह से हम लोग जो है z की वैल्यू चेंज करते हुए जा रहे हैं और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन को मूव करवा रहे हैं ओवर द फिजिबल रीजन। अब जैसे ही फिजिबल रीजन की एंडिंग होगी और उस एंडिंग के वक्त जो अगर किसी वर्टिसेस पे ये कट कर जाती है वही हमारा क्या हो जाता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाता है। लाइक ये इस तरह से इस वर्टेक्स पे कट कर गई, तो ये हमारा क्या आ गया, ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। तो इस कंसेप्ट को जो है हम लोग यूज कर लेते हैं अनबाउंडेड सोल्यूशन के केस में। अब अनबाउंडेड सोल्यूशन का जो केस है वो डिस्कस करते हैं कि बेसिकली उसमें हम कर क्या रहे हैं अनबाउंडेड के केस में। लाइक मैंने एक प्रॉब्लम ली थी, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 6x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू द कंडीशन 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x2 माइनस x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो है ये अनबाउंडेड सोल्यूशन का केस था। अगर हम इसको देखें तो मैं आपको अभी इसका जल्दी से हम लोग अगर प्लॉट करके देखें तो ये हमारे पास इस तरह का सोल्यूशन बनेगा। तो से एक लाइन है हमारी 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 3, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 3। तो एक पॉइंट हमें मिल जाएगा 1 2। अगर x2 को 0 रखेंगे तो x1 पॉइंट हमें मिल जाएगा 3/2, 0 से दिस इज द पॉइंट 3/2, 0। अगर x1 को 0 रखेंगे तो हमें पॉइंट मिल गया 0,3, 1 2 3 से दिस इज 0,3। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रा कर दो।
तो ये लाइन आ गई हमारे पास। और एक है हमारे पास x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। और इन शॉर्ट हम लोग बात करें तो ये लाइन आ गई हमारी x1 इक्वल टू x2 वाली। तो ये लाइन आ गई x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। अब अगर हम इनकी फिजिबिलिटी फिजिबल रीजन के लिए लोकेट करें तो 0 ग्रेटर देन 0 ओरिजिन पॉइंट से हम लोग चेक कर रहे हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 विच इज फॉल्स। तो दैट मीन शेडिंग जो है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगी, तो इस लाइन की शेडिंग इस तरफ होगी। और अब ओरिजिन से ये पास ही हो रही है, तो इसके लिए कोई हम डिफरेंट पॉइंट चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, दैट इज 0,1। तो दिस इज 1 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। दैट इज शेडिंग जो है इसकी 1 ग्रेटर ट्रू है, तो ये पॉइंट उसी रीजन में लाई करेगा। तो इस लाइन की जो शेडिंग है वो इस तरफ होगी। तो ये वाला रीजन जो है, ये वाला हमारा फिजिबल रीजन आ रहा है। अब आप इसको अच्छे से ट्राई करके देख लेना, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूं। अब इस रीजन की जो है बाउंड्री नहीं है, ये पूरा रीजन जो है ये हमारे पास आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अब यहाँ पे अनबाउंडेड सोल्यूशन का जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए हमें पहले दो चीजों के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। दो चीजों की टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रहा हूं, एक तो यूज कर रहे हैं अनबाउंडेड सोल्यूशन, अनबाउंडेड सोल्यूशन, और दूसरा है हमारे पास अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अब दोनों का कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए कि दोनों एक्चुअल में है क्या, फिर इनके बीच में हम रिलेशन सेटअप करेंगे। अनबाउंडेड सोल्यूशन का जो मीनिंग है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू के साथ रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है हमारा, जिस फंक्शन को हम लोग मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर रहे हैं। मतलब जो अनबाउंडेड सोल्यूशन है उसका रिलेशन जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू से है। से आपके पास कोई मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, लाइक आप ये प्रॉब्लम जो है, हम लोग इस प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो हम बेसिकली हमारे पास जो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, अगर इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ये अप टू इन्फिनिटी जा रही है, मींस जैसे जैसे आप x1 x2 को वेरी करते जा रहे हो ये वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू का हमें मैक्सिमम एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सोल्यूशन हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मिनिमाइजेशन का केस है और हमारी वैल्यू जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, मतलब मिनिमम टू मिनिमम होती जा रही है, तो उस केस में भी हम लोग कहेंगे कि हमारी एलपीपी का जो है वो अनबाउंडेड सोल्यूशन है। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन का क्या मतलब है कि से आप लोगों ने फिजिबल रीजन ड्रा किया, अगर वो बाउंडेड नहीं है दैट मींस उसकी बाउंड्री क्लोज नहीं है, ओपन बाउंड्री है, लाइक इस केस में आपकी ओपन बाउंड्री है, तो वो वाला फिजिबल रीजन हमारा क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन हो जाए। अगर अनबाउंडेड एलपीपी सोल्यूशन और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि पहले ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इज देयर एनी डाउट रिलेटेड टू दीज टू टर्मिनोलॉजीज? सर एक बार अनबाउंडेड सॉल्यूशन फिर से समझा दो। बेटा अनबाउंडेड एलपीपी सोल्यूशन जो है उसका सीधा सीधा रिलेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू से है। लाइक ये जो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपका इसका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू का एग्जिस्ट ही नहीं करता, लाइक हम लोगों ने जो पिछले वाली प्रॉब्लम डिस्कस की थी, इसमें हमारे पास ये बाउंडेड फिजिबल रीजन आया था और हमें पता है हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन को इससे वेरी किया और यहाँ पे जाके इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गई। मतलब अगर इस जो इस फिजिबल रीजन में मैं इसको देखूंगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है ओवर द पॉइंट 2,4। तो दैट मींस ये जो एलपीपी का सोल्यूशन है इसको मैं बोलूंगा कि एलपीपी का बाउंडेड सोल्यूशन है।
बट अगर हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू ओवर द फिजिबल रीजन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और अप टू इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि एलपीपी का अनबाउंडेड सोल्यूशन है। और सिमिलरली अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हुई, वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है और माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो उस केस में भी हम लोग बोलेंगे कि एलपीपी का अनबाउंडेड सोल्यूशन है। क्लियर है बेटा? तो अब Yes, sir. हमारे पास, अब हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि यार जब हमारा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होगा तो उस केस में एलपीपी का हमेशा अनबाउंडेड सोल्यूशन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, मतलब उसमें जो है उसकी वर्टिसेस जो है वो फाइनाइट नहीं है, उसमें बहुत सारी वर्टिसेस हैं, तो उसके ऊपर जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन को मूव करेंगे तो वो कहीं भी किसी वर्टेक्स पे कट नहीं करेगी, दैट मीन्स वो अनबाउंडेड सोल्यूशन आएगा ही आएगा। बट ऐसा नहीं है, इसके साथ रिलेटेड हमारे पास कुछ एक रिजल्ट भी है, वो रिजल्ट मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने रिमार्क की फॉर्म में लिखा है, द कंडीशन ऑफ अनबाउंडेडनेस ऑफ फिजिबल रीजन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। मींस जो अनबाउंडेडनेस, फिजिबल रीजन की जो अनबाउंडेडनेस है उसके रिलेटेड जो कंडीशन है वो नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि से अगर एलपीपी का अनबाउंडेड सोल्यूशन है, इफ एलपीपी हैज अनबाउंडेड फिजिबल सोल्यूशन, तो ये डेफिनेट है कि उसका फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड होगा। बट अगर किसी एलपीपी का फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एलपीपी का जो सोल्यूशन है वो अनबाउंडेड होगा। एलपीपी का सोल्यूशन अनबाउंडेड भी हो सकता है और बाउंडेड भी हो सकता है। उस केस में उसने ये प्रॉब्लम बताई है। आप एक काउंटर एग्जांपल चाहिए हमें इस रिजल्ट को ब्रेक करने के लिए, तो ये काउंटर एग्जांपल दे रखी है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू -4x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस केस में क्या हो रहा है, जब आप इसका फिजिबल रीजन ड्रा करोगे तो वो अनबाउंडेड आएगा। इस केस में जब आप इसका फिजिबल रीजन लोकेट करोगे तो वो अनबाउंडेड आएगा। बट उस अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के ऊपर प्रॉब्लम किस चीज की है, मिनिमाइजेशन की, तो हमें तो मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें 2,0 वर्टेक्स पे मिलेगी। मींस इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और फिजिबल रीजन भले ही हमारा अनबाउंडेड है। तो जब मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर गई मतलब ये एलपीपी का सोल्यूशन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। तो इस केस में जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है, बट एलपीपी का जो सोल्यूशन है वो बाउंडेड है। तो इसका मतलब जो फिजिबल रीजन की अनबाउंडेड कंडीशन है, अनबाउंडेडनेस की कंडीशन है, वो हमारे पास नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। और उसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग क्या है कि जब हमारे पास अगर हमारे पास एलपीपी का अनबाउंडेड सोल्यूशन है तो दैट मीन्स अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होगा ही होगा। बट अगर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है तो सोल्यूशन के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, वो अनबाउंडेड भी हो सकता है और बाउंडेड भी हो सकता है। बोलो बेटा, क्लियर है ये चीज? इसके रिलेटेड मैं आपको ग्राफिकली भी बता रहा हूं, आप इस चीज को देखो। अगर आपको मूविंग लाइन कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया तो उससे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि कब हमारी एलपीपी का अनबाउंडेड सोल्यूशन रहेगा और कब हमारी एलपीपी का बाउंडेड सोल्यूशन रहेगा। तो इस कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम लोगों ने नोट किए हैं, वो मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हैं। व्हेन वी स्लाइड द लाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ओवर द फिजिबल रीजन, it may happen that we may never come to an end as depicted in figure 2.2. In this situation, the LPP can have any arbitrary large value if desired. Then we can say that the given LPP has unbounded solution. It is obvious that if a LPP has unbounded solution, then the feasible region must be unbounded. ये बात जो हमने अभी डिस्कस की कि अगर LPP का unbounded solution है तो ये डेफिनेट है कि उसका फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड ही होगा। बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो एलपीपी का जो है वो अनबाउंडेड सोल्यूशन भी हो सकता है, बाउंडेड सोल्यूशन भी हो सकता है। तो ये मैंने डायग्रामेटिकली भी हम लोगों ने शेयर करने की कोशिश की है। लाइक से आपके पास ये फिजिबल रीजन है और इसमें
हमारे पास ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आ रखा है और आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन ड्रा की और ये आपकी जो है डॉटेड लाइन जो दिखा रखी है ये अनबाउंडेड, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन है। अब जैसे जैसे आप इसको वेरी करोगे फिजिबल रीजन के ऊपर से, आपने z की कुछ वैल्यू चेंज कर दी तो वो ये आ गई, फिर चेंज की वो ये आ गई, फिर चेंज की वो ये वाली लाइन आ गई, फिर चेंज की वो ये वाली लाइन आ गई। तो ये फिजिबल रीजन तो खत्म ही नहीं हो रहा और जो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन ड्रॉ करते जा रहे हो ये फिजिबल रीजन के ऊपर मूव करती हुई जा रही है और इसका कभी एंड नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी, ये चलती जाएगी। दैट मीन्स इस केस में हमारा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन था और अगर इस तरह की प्रॉब्लम हुई, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन जो है वो इस तरह से ड्रा हो रखी थी, तो हमारे एलपीपी का जो सोल्यूशन है वो अनबाउंडेड बन गया। अब इसी का दूसरा एंगल देखते हैं। से इसी की मैं दूसरा एंगल आपको दिखा रहा हूं। हमने वैसा ही फिजिबल रीजन ले रखा है जैसे पहले लिया था। दिस इज अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, बट अब जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने चेंज कर रखा है और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज किया और उसकी लाइन ड्रा की, तो उसकी लाइन इस तरह से आ गई। अब जब z की वैल्यू मैं चेंज करूंगा नेक्स्ट टाइम तो वो यहां पे आ जाएगी, और z की वैल्यू फिर चेंज की तो वो यहां पे आ गई। अब z की वैल्यू फिर चेंज की तो वो हो सकता है कि इस वर्टेक्स पे कट कर जाए, और अगर इस वर्टेक्स पे कट कर गई तो ये वर्टेक्स उसका क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि अगर z की वैल्यू मैं फर्दर वेरी करूंगा तो वो अनबाउंडेड जो फिजिबल रीजन है उससे बाहर चली जाएगी। तो इस केस में फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड ही रहा, बट एलपीपी का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या आ गया, बाउंडेड आ गया। दैट मीन्स फिजिबल रीजन सेम ही था, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू जो है उस पर डिपेंड करगी कि आपका अगर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है तो एलपीपी बाउंडेड होगी या अनबाउंडेड होगी। दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू। तो दैट मीन्स अनबाउंडेड, जब हमारे पास फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होगा तब हम एलपीपी के बारे में, एलपीपी के सोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। एलपीपी का सोल्यूशन अनबाउंडेड भी हो सकता है और बाउंडेड भी हो सकता है। तो ये अनबाउंडेड सोल्यूशन का केस था। तो ये आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स मिलेंगी, उन प्रॉब्लम्स को आपको मूविंग लाइन के कंसेप्ट से चेक करना पड़ेगा कि वेदर उस केस में जो एलपीपी का बाउंडेड सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या अनबाउंडेड सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। आपने ये नहीं सोचना कि अगर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आ गया तो उस केस में एलपीपी का अनबाउंडेड सोल्यूशन ही होगा। वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे, जैसे हमने अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन जो है वो ड्रा करके देखी। अगर आप उसी कंसेप्ट पे रहोगे, वर्टेक्स वाले पे, उसी तरह से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, तब फिर आप जो है गलती करके आओगे, क्योंकि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के केस में आपको जो एक या दो तीन वर्टेक्स मिलेंगे आप उन्हीं पे वैल्यू चेक कर लोगे, और जहां पे अगर आपकी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हुई, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, आपने उसी को आंसर बता देना है। बट ऐसा नहीं होता। अभी हमने यही चीज डिस्कस की कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है तो उस केस में सोल्यूशन अनबाउंडेड भी हो सकता है और बाउंडेड भी हो सकता है। तो उसको चेक करने का वे आउट क्या है, उसको चेक करने का वे आउट ये है कि जो कंसेप्ट वर्टिसेस वाला है वो बाकी प्रॉब्लम्स में आपका फिट बैठता है, आप आंसर सही निकाल लेते हो। बट अगर आपका अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आ जाता है तो उस केस में आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन को वेरी करवा के देखो कि कहीं वो किसी वर्टेक्स पे कट कर रही है या फिर फिजिबल रीजन के ऊपर मूव होती ही चली जा रही है। अगर वो फिजिबल रीजन के ऊपर मूव ही करती जा रही है तो उस केस में आपका अनबाउंडेड सोल्यूशन रहेगा, और अगर वो कट कर जाती है तो उस केस में आपका बाउंडेड सोल्यूशन रहेगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आपको बुक में मिल जाएंगी अनबाउंडेड सोल्यूशन के रिलेटेड, तो वो आप ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट केस है हमारा इनफिजिबल सोल्यूशन का। तो इनफिजिबल सोल्यूशन के केस में कुछ खास नहीं है, बस उसमें हमारे पास क्या होगा कि हमें ऐसा कोई कॉमन रीजन ही नहीं मिल पाएगा जिसमें कि सारी कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई हो जाए। तो उसके रिलेटेड जो है मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रहा हूँ। सेकेंड प्रॉब्लम हम लोग कंसिडर करते हैं, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2। सॉरी, थर्ड प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं पहले इनफिजिबल सोल्यूशन के लिए। मैक्सिमम z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू द कंडीशन x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, माइनस 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर हम इसको ड्रा करें
तो ये हमारे पास इस तरह का रीजन आ जाएगा। तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 0, और सेकंड पॉइंट है हमारे पास 0 1। इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रा कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास -3x1 प्लस x2 इक्वल टू 3। तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया -1, 0 से दिस इज -1, 0, और सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया 0,3, 1 2 3 से दिस इज 0,3। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रा कर देते हैं। तो ये लाइन आ गई हमारे पास। नेक्स्ट तो अगर हम इनका फिजिबल रीजन लोकेट करेंगे सेम वे से, इस केस में 0 लेस देन इक्वल टू 1 विच इज ट्रू, तो इसका शेडिंग जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन आ गई, तो इस तरफ आ गई। और देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 विच इज फॉल्स, तो इसकी शेडिंग जो है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन आ गई, तो इस साइड को आ गई। तो अब हमें पता है कि जो हमारा फिजिबल रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो हमारे पास ये 3 स्पेसेस जनरेट हो रही हैं, 1 2 और 3। अगर तीनों को हम चेक करते हैं कि फिजिबल रीजन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो इस हमें पता है कि फिजिबल रीजन के लिए सारे एरोस जो है वो एक दूसरे को नोटेट करते होने चाहिए, और सारी कंस्ट्रेंट जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस लाइन की शेडिंग इस तरफ आ गई, इस लाइन की शेडिंग इस तरफ, बट जो ये वाली लाइन है इस लाइन की शेडिंग जो है वो इनवर्ड्स है, तो ये वाला जो है वो हमारा फिजिबल रीजन नहीं है। अगर सेकंड चेक करें तो इस लाइन की शेडिंग इस तरफ है और इस लाइन की शेडिंग इस तरफ है, बट अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सेकंड ये वाली कंस्ट्रेंट है वो इस फिजिबल रीजन में कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही। और अगर चलो ये पार्टिसिपेट नहीं भी करती, बट हम देखें कि इसकी एक्चुअल शेडिंग है क्या, तो इसकी शेडिंग जो है वो डाउनवर्ड्स है, ये वाली शेडिंग है, और बाकी जो है वो ऊपर वाली शेडिंग, ये जो रीजन है ये ऊपर वाली शेडिंग में लाई कर रहा है, तो ये ऊपर वाली को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये जो रीजन है कॉमनली इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स ये जो सेकंड है ये भी फिजिबल रीजन हमारा नहीं है। और सेम रीजन जो है वो इस रीजन के लिए भी एग्जिस्ट करेंगे, कि अगर मैं इस रीजन की बात करूं, से मैं इस रीजन को कंसिडर करता हूं, ये वाले रीजन को, तो इस रीजन में जो है इसकी शेडिंग इस तरफ है और इसकी शेडिंग इस तरफ है और इसकी शेडिंग इस तरफ है। तो ये जो है ऐसे लग रहा है कि ये फिजिबल रीजन होगा, बट अगर आप इस कंस्ट्रेंट को देखें ये इस फिजिबल रीजन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है। अब अगर हम देखें कि ये वाला जो हमारी लाइन है इसकी शेडिंग किस तरफ है, क्या ये जो रीजन हम लोगों ने सिलेक्ट किया क्या इसके शेडिंग पोर्शन में लाई कर रहा है, बट अगर इसका शेडिंग पोर्शन देखे तो वो इस साइड को है। मतलब जो रीजन हमने सिलेक्ट किया है वो इसके शेडिंग पोर्शन में लाई नहीं कर रहा, दैट मींस ये कंस्ट्रेंट जो है इस रीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये रीजन भी जो है ये भी हमारा फिजिबल रीजन नहीं है। तो इस केस में हमें कोई भी फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा। तो अगर हमें कोई भी फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इनफिजिबल सोल्यूशन हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि इस केस में हमारा कोई भी फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। Either we say LPP has infeasible solution or we say LPP has no feasible solution. So this is the case of infeasible solution or no feasible solution. नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन में कुछ डिफरेंट नहीं होता, सेम ही है जैसे हम लोग बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, बस उसमें क्या है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू है उसमें डिफरेंट हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल सकते हैं। लाइक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके बता रहा हूं।
से हमारे पास ये प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x1 प्लस 4x2 subject to the conditions x1 plus 2x2 less than equal to 5, x1 plus x2 less than equal to 4, x1 x2 greater than equal to 0। अगर आप इसको चेक करोगे इसके फिजिबल रीजन के लिए, से हम लोग इसको जल्दी से ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट लाइन है हमारी, एक पॉइंट हमें मिल गया 5,0, 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 5,0, और एक हमारे पास आ गया 0,5/2, so this is 1 2 3, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0,5/2, तो दिस इज 0,5/2। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रा कर दो। तो ये लाइन आ गई हमारे पास। नेक्स्ट है 0,4 और 4,0, तो दिस इज 4,0 और 0,4 ड्रा कर लेते हैं हम लोग। So this is 0,4, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रा कर देते हैं। तो ये लाइन हम लोगों ने ड्रा कर दी इन दोनों को ज्वाइन करती हुई। तो अब हमें फिजिबल रीजन लोकेट करना है। तो जब आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो आपको जल्दी से फिजिबल रीजन पता चल जाएगा। लाइक इस केस में 0 लेस देन इक्वल टू 5 सेटिस्फाइड ट्रू है, तो इस शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन हो गई। और नेक्स्ट 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो इसकी भी टुवर्ड्स ओरिजिन हो गई। तो ये वाला जो है वो हमारा फिजिबल रीजन आ गया। तो इसकी अब हमें सारी वर्टिसेस फाइंड आउट करनी है। इस वर्टिसेस के बारे में हमें पता है 0 0, दिस इज 0 5/2 4,0, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,1। अब सेम आप लोग क्या करोगे, इन वर्टिसेस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू लोकेट करोगे। तो 0 0 पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू आ गई 0, और 0,5/2 पे हमारे पास आ गई z इज इक्वल टू 0 10, और 3,1 पे हमारे पास आ गई 10, और 4,0 पे हमारे पास वैल्यू आ गई 8। अब इस केस में हमारी मैक्सिमाइजेशन का केस है, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 10, बट वो डिफरेंट पॉइंट्स पे आ रही है। एक पॉइंट तो हमें ये वाला मिल रहा है 0,5/2, और एक पॉइंट हमें ये वाला मिल रहा है दैट इज 3,1। तो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स पे आ रही है। तो अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू जो है सेम है और डिफरेंट पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि हमारा अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन इज देयर। तो अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि उसमें हमारे पास जो ऑप्टिमल पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू है वो सेम रहेगी। लाइक इस केस में एक आंसर तो हमारे पास एक ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया x1 0 और x2 5/2, मैक्सिमम z इक्वल टू 10। और दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है दैट इज x1 इज इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 1 एंड मैक्सिमम z इक्वल टू 10। तो दिस इज द केस ऑफ अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो मेनली ग्राफिकल मेथड में हमारे पास तीन तरह के केसेस है, एक अनबाउंडेड सोल्यूशन, एक इनफिजिबल सोल्यूशन, एक अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो तीनों केसेस मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिए हैं। ये डायग्रामेटिकली भी आपको बता रखा है कि अगर हम लोग मूविंग लाइन के कंसेप्ट से जाएं तो इनफिजिबल केस जो है वो हमारा इस तरह का बनेगा, जैसे फिगर 2.4 दे रखी है कि इसमें हम लोगों ने ये वाली एक तरफ हमारी इस तरह की शेडिंग आ रही है, एक तरफ इस तरह की शेडिंग आ रही है। तो हमारा अगर इस पोर्शन को कंसिडर करें तो वो इस लाइन के साथ कॉमन नहीं है, तो ये भी फिजिबल रीजन नहीं हो सकता, ना ही ये फिजिबल रीजन है और ना ही हमारे पास ये फिजिबल रीजन है। तो दिस इज द केस ऑफ इनफिजिबल सोल्यूशन। और इसी तरह से अगर हम लोग जो है ऑप्टिमल अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन के केस में जाएं
तो उसमें क्या होता है, लाइक हम लोगों ने ये केस कंसिडर किया, इसमें हमारे पास ये वाला फिजिबल रीजन आ रहा है, दिस इज द फिजिबल रीजन, और आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन जो है वो ड्रा की, ये वाली आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन है जो डॉटेड लाइन से दिखा रखी है। अब आप इसको फिजिबल रीजन के ऊपर से मूव करते जा रहे हो, और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो इस पूरे के पूरे जो ये पूरा है हमारे पास पी क्यू, इसके साथ जो है इस पूरी लाइन के साथ ओवरलैपिंग हो जाती है, मतलब सिर्फ एक वर्टेक्स पे नहीं कट कर रही, पूरी इस लाइन के साथ ही कोइंसाइड हो जाती है। तब ये जो यहां से लेके फिजिबल रीजन की यहां से लेके यहां तक वाली लाइन है, वो पूरे के पूरे इसके ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गए। मींस इस केस में आपके इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इन दिस केस वी हैव इनफाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये पूरी लाइन जो है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की लाइन बन गई। तो दैट मींस जो हमारी एलपीपी है उसका हमारे पास यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन भी हो सकता है, अनबाउंडेड सोल्यूशन भी हो सकता है, नो फिजिबल सोल्यूशन भी हो सकता है, और इनफाइनाइटली मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। इज देयर एनी डाउट इन ग्राफिकल मेथड? नेक्स्ट चलते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब हम थ्योरी पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो थ्योरी की डिस्कशन है, अभी तक हम लोगों ने ग्राफिकल में सिंपल जो जिस चीजों के साथ आप फैमिलियर थे वहीं से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मुलेशन की डिस्कशन की। ऑलरेडी आप लोग जो है प्रॉब्लम्स अपना फॉर्मुलेट करके आते हो। उसके फॉर्मुलेशन के बाद हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड की डिस्कशन की। टू वेरिएबल प्रॉब्लम से हम लोगों ने स्टार्ट किया कि अगर टू वेरिएबल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन चाहिए तो आप लोगों के पास जो ऑलरेडी टेक्निक अवेलेबल है दैट इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के साथ आप एक्चुअल में अवेयर थे। तो जो चीजें डिफरेंट थी, एक मूविंग लाइन कंसेप्ट था, एक अनबाउंडेड सोल्यूशन का कंसेप्ट था, वो हमने डीपली डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद हम लोग थ्योरी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा जो मेन टारगेट है वो है कि अगर हमारे पास मोर देन टू वेरिएबल प्रॉब्लम आ जाए तो उन प्रॉब्लम्स के हम लोग सोल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास मेथड है सिंप्लेक्स मेथड। बट सिंप्लेक्स मेथड की डेवलपमेंट से पहले कुछ हमारे पास डेफिनेशंस हैं, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। वो रिजल्ट्स को डिस्कस करते हुए हम लोग सिंप्लेक्स मेथड की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्टिमाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कर रहा है दैट इज कन्वेक्स सेट। कन्वेक्स सेट की जो मेनली जो कन्वेक्स सेट है, अभी तक आप लोग जो है फिजिबल रीजन हमेशा बनाते आए हो। एलपीपी का जो फिजिबल रीजन आपको हमेशा मिला है वो हमेशा हमारे पास कन्वेक्स सेट होता है, प्रोवाइडेड द रीजन इज बाउंडेड। तो वो आपके पास हमेशा कन्वेक्स सेट बनेगा। तो कन्वेक्स सेट होता क्या है, इस मतलब इसकी ग्राफिकली हम लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं, वो डिस्कशन जो है अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कन्वेक्स सेट की डिस्कशन जो है वो काफी लेंथी है, इसके साथ रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। अभी अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बीच में रिजल्ट हमारे पेंडिंग रह जाएंगे। तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई और डाउट, कोई और डिस्कशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इज देयर एनी डाउट और एनी डिस्कशन? ठीक है बेटा, तो फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है कन्वेक्स सेट की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इनके साथ रिलेटेड जो आपकी प्रैक्टिस शीट्स हैं वो जो एलएमएस पे हम लोगों का है, वहां पे हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस शीट अपलोड कर रखी है। वो प्रैक्टिस शीट आप साथ साथ सॉल्व करते जाओ। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रैक्टिस शीट में कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मेरे साथ इंडिविजुअली जो है अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है। टिल नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग कन्वेक्स सेट की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir.